हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं सीटेट की क्लास के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आश्रय। ये आपका ईवीएस का जो है पाठ्यक्रम में है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का अध्याय आश्रय। इस अध्याय में हम जो है जानेंगे कि आश्रय किसे कहते हैं, यानी कि आवास, घर, और किस किस प्रकार के घर होते हैं, कैसे घर होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उसमें जो है आवश्यकताएं होती हैं, आवास को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न प्रकार के जो है बस्तियां, ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, आश्रय स्थल, जीव जंतुओं के स्थल, और हवेली, किले, महल, टेंट, हाउस बोट, ग्रामीण बस्तियां आदि जो है का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो जैसे आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। देखिए, प्रत्येक जीव के अस्तित्व के लिए आश्रय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हम सभी घर में रह रहे हैं, है ना, तो सभी के लिए घर जो है महत्वपूर्ण ही है। वह अपने संबंधित आवास के कारण ही अपना अस्तित्व बनाए रखता है। सामान्य अर्थों में आश्रय का तात्पर्य जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है। जीव जंतु अपनी सुरक्षा, सुविधा एवं विकास जैसे दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने लिए उपयुक्त आश्रय का चयन करते हैं। आश्रय यानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता। रोटी, कपड़ा और मकान जैसा कि कहा जाता है कि जो है पहली आवश्यकता होती है मनुष्य की, तो उसमें मकान जो है आश्रय में आता है। ठीक है, सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। आवास की आवश्यकता जीव जंतुओं को मुख्य रूप से भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए होती है। सभी जंतु अपने रहने एवं सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। सभी जीव ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां वे स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके एवं जो उनके बच्चों के लिए सुरक्षित हो। ऐसे स्थानों को उन जीवों का आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए तालाब एक आवास है तथा समुद्र तट भी एक अन्य आवास है। कुछ जीव तालाब में रहते हैं तो कुछ अन्य जीव समुद्री तट पर रहते हैं। पौधे भी एक विशेष पर्यावरण में ही अच्छी तरह पनपते हैं तथा अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। कमल जैसे कुछ पौधे जल में तथा कैक्टस जैसे कुछ पौधे रेगिस्तान जैसी जगह पर उगते हैं। अतः परिस्थितियों के अनुकूल ही आवास का सर्वोत्तम विकास होता है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं आवास की, जो कि निम्नलिखित हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। R.S. देशपांडे के अनुसार आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। उमा बर्नार्ड सेट के अनुसार वास्तव में जिस स्थान में परिवार का जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। अतः किसी जीव की वह परिवेश जहां वह अपने परिवारों के साथ निवास करता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है एक निवास स्थान। उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि आवास से तात्पर्य समान आर्थिक गतिविधियों के रूप में आश्रय प्रदान करने, रोजगार सृजन तथा आय के लिए किया जाने वाला विनिर्माणकारी कार्य है। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है जो कि सभ्य समाज में स्वीकृत है। यह मानव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य तत्व है। यह स्वच्छ तथा स्वस्थ जीवन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने जाना आवास की परिभाषाओं के बारे में। चलिए अब देखते हैं आवास के प्रकार। आवास के प्रकार। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं एवं उनके परिवेश को ध्यान में रखते हुए आवास के निम्न प्रकार होते हैं। पहले देखिए, आवास के दो प्रकार हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास में घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय वन स्थल आते हैं और जलीय में तालाब एवं झील या समुद्र आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले घास स्थल। जिन स्थानों पर पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु या मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों के दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, घास स्थलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। एक है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। नोट डाउन कीजिएगा, 2 प्रकार में बांटा गया है श्रेणियों में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल और शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल। सबसे पहले देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल।
ये वन्य जो होते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक यह घास स्थल बढ़ जाता है। अफ्रीका की सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, जो हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय आपका घास स्थल जो है अफ्रीका के सवाना घास स्थल में आता है और ये 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक ये घास बढ़ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये जो शीतोष्ण घास स्थल हैं अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में मौसम अत्यधिक ठंडा मिलता है। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा व फर व मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी वैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। इन सभी की जो खाल होती है, चमड़ी होती है, मोटी होती है, जो कि ठंडी जलवायु में उन्हें सुरक्षित रखती है। आगे देखते हैं प्रमुख घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखिए, सवाना के पूर्वी अफ्रीका के जो है स्थल में पाए जाते हैं और कंपोस ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं आपके प्रेरी उत्तरी अमेरिका में हैं, पंपास अर्जेंटीना में और वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है सॉरी, आगे देखिए पर्वतीय स्थल। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वतीय स्थल, इनमें तेज हवाएं चलती हैं। कुछ देखिए घास स्थल हो गया, फिर दूसरा है हमारा पर्वतीय स्थल का। ठीक है, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी होता है। पर्वतीय आवासों के वृक्ष शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसमें वर्षा का जल एवं हिमपात आसानी से नीचे चला जाता है। पर्वतीय आवासों के वृक्षों की भांति इस क्षेत्र के जीव भी यहाँ की परिस्थितियों से अनुकूलन बनाए रखते हैं। इन जीवों की त्वचा मोटी होती है जो इनको ठंड से बचाव करती है। इन जीवों के खुर मजबूत और बड़े होते हैं जो ढालों पर दौड़ने में इनकी मदद करते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, हिमालय के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। आगे देखते हैं मरुस्थलीय आवास कैसे होते हैं। मरुस्थलीय देखिए, रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। मरुस्थलीय पौधे भी मरुस्थलीय जीवों की तरह ही जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित करते हैं। इन पौधों में पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित रहती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों की तरह होती हैं। इससे पत्तियों से जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित होती है। आगे देखिए, इन पौधों का तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। देखिए, अगर मोमी से ढका होगा तो उसके अंदर का जल जल्दी सूखेगा नहीं और जल संरक्षण जो होगा उसमें ज़्यादा दिनों तक रहेगा। नागफनी और कैक्टस मरुस्थलीय पौधों के उदाहरण हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। घास के मैदानों व हिमनदों की सैर व उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र होते हैं। अगला स्थलीय आवास है वनस्थल, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन व खुले वन विकसित होते हैं।
इन वनों में आप क्या जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और शंकुधारी वन। चलिए देखते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ आमतौर पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। यहाँ पर आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। अगले देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ वाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। अगले देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं वांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजन तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, जिसमें 50 से 70 अक्षांश होता है, में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी कहते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब देखते हैं जलीय आवास। स्थलीय आवास हो गए, अब है जलीय आवास। जलीय आवास में तालाब व झील, समुद्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट जलीय जीवों में एवं वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जो जल के तलीय भागों में निवास करते हैं या जलीय भागों में तैरते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, जैसे समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं, लवणीय जल खारे पानी को कहते हैं, तथा सांस लेने के लिए जल में विलय वायु अर्थात ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। लगभग सभी जलीय जीवों का शारीरिक संरचना धारा रेखीय होता है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है धारा रेखीय होती है। इस प्रकार की जो आकृति होती है उन्हें जल के अंदर गति करने में सहायता करती है। इन जीवों की एक विशेष संरचना होती है जो इन्हें जल में रहने में सहायक होती है। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी क्लोम होते हैं। समुद्री जल, झीलें, नदियाँ, तालाब आदि में निवास करने वाले पेड़ पौधों को जलोद्भिद यानी कि जलीय पौधे कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा। इन पौधों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। पत्तियां सामान्यतः छोटी व कटी फटी होती हैं। तने व पत्तियों में तैरने के लिए वायु कोश होते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी, सिंगाड़ा जल पर तैरने वाले हैं, और बेलिसिनेरिया हाइड्रिला जल में डूबे हुए आदि। ठीक है। तालाब एवं झील। देखिए, तालाब एवं झील भी आवास का ही एक भिन्न रूप है। तालाबों और झीलों में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनके लिए भोजन के अवशोषण तनों के माध्यम से होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां संकरी एवं लंबी होती हैं। जलीय पौधों के तने स्पंजी होते हैं। उनके तनों में वायु कोश होते हैं ताकि वे पानी ऊपरी सतह पर तैर सकें। स्पंजी होते हैं और वायु कोश होते हैं, इस कारण वे पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। उनकी पत्तियां फटी फटी होती हैं ताकि वे पानी के भाव के कारण नष्ट ना हो। ठीक है। जलीय पौधों की तरह जलीय जीवों का भी शरीर ऐसा होता है जो उन्हें तैरने में सहायता करता है। जलीय जीवों में जैसे मछली में जल में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए गलफड़ा होता है। तालाब जलीय पौधों एवं जीवों के लिए एक आवास की तरह है, जहाँ उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं वाली सभी वस्तुएं उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। आवास के महत्वपूर्ण घटक। चलिए देखते हैं आवास के महत्वपूर्ण घटक। किसी आवास में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं आवास के महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत आती हैं।
आवास के महत्वपूर्ण घटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैव घटक और अजैव घटक। सबसे पहले देखेंगे हम जैव घटकों के बारे में। जैव घटक के अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी घटक किसी न किसी प्रकार परस्पर संबंधित रहते हैं। इन जीवों में परस्पर संबंध का मुख्य कारण भोजन होता है। भोजन प्राप्त करने के अनुसार जैविक घटकों को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं, क्योंकि वनस्पतियां ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं के लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। इसलिए उत्पादक जो होते हैं इन्हें प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी उत्पादक भी कहा जाता है। सभी स्थलीय पौधों के साथ साथ जलोद्भिद पौधे यानी जलीय पौधे, शैवाल व सूक्ष्मदर्शी पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जलीय पौधे, शैवाल व सूक्ष्मदर्शी पौधे स्वपोषी पौधों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका उपभोक्ता। ये घटक अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक जो थे स्वपोषी थे और द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं आपके वह परपोषी कहलाते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, अगले देखते हैं तीसरा टॉपिक अपघटक। उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, फिर है अपघटक। उत्पादक और उपभोक्ता घटकों के मरने पर या नष्ट हो जाने पर निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि मृत शरीर को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल लेते हैं। ठीक है, ये अपघटक कहलाते हैं। फिर हैं आपके अजैविक घटक। जैविक घटक हो गए, अब है अजैविक घटक। अजैव घटक कौन कौन से होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु। अकार्बनिक तत्वों में आपके आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण इत्यादि। और अकार्बनिक पदार्थों में आते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। और जलवायु हो जाती है आपकी जल, प्रकाश, तापक्रम, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। ठीक है, आप जैव घटक और अजैव घटक के बारे में समझ में आया। आगे देखते हैं मानव निर्मित आवास। मानव निर्मित आवास या कृत्रिम आवास। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मानव द्वारा निर्मित है वह कृत्रिम संसाधनों के अंतर्गत आती है, इसीलिए यहाँ आवास की जानकारी दे रहे हैं। मानव निर्मित है तो ये कृत्रिम आवास की होगी। घर आज के प्रत्येक मनुष्य का भी सपना है और आवश्यकता भी। घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम अधिकतम आराम की प्राप्ति होती है। हमें घर वह है जो हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाता है। घर बड़ा हो या छोटा, कैसा भी हो, एक अच्छा घर हमें मौसम के सभी बुरे प्रभावों जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से बचाता है। हमारा घर हमारे अंदर सुरक्षा की भावना भर देता है, वह हमें बहुत आराम देता है। ठीक है, एक कविता है आपके एनसीईआरटी की बुक में छोटे क्लास में, घर। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे उसमें है क्या है, उसकी लाइनें हैं बहुत ही ज़्यादा रोचक हैं कि बहुत ही प्यारी कविता है। जैसे मैंने पढ़ी है जो इस तरीके से है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले, खेल खान ले, नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, घर जो होता है हमारा एक प्यारी ममता वाला होता है, सुंदर होता है, न्यारा होता है और एक माँ की गोदी सा होता है। हम जाते हैं थके हारे होते हैं और घर पे जाके जो है रेस्ट पाते हैं। ठीक है, हम कहीं भी घूम लें, लेकिन क्या होता है जब हम अपने घर ही पहुँचते हैं तभी हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आवास के प्रकार के बारे में। देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं व समयानुसार आवासों यानी घरों का निर्माण करता है। ये घर स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी घर वह होते हैं जो लंबी समय अवधि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और अस्थायी घर वह होते हैं जो तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए अस्थायी घरों को तैयार किया जाता है। स्थायी घर मजबूत होते हैं तथा सीमेंट, ईंटों आदि के द्वारा बनाए जाते हैं तथा अस्थायी घर जो होते हैं मट्टी, बाँस आदि से बनाए जाते हैं या वे कम मजबूत होते हैं। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी तो आपके वो हो गए क्या नाम है, सीमेंट, ईंटों का द्वारा बनाया हुआ, और अस्थायी जो होते हैं कैंप होते हैं, तंबू होते हैं, झोपड़ी होते हैं या इग्लू होते हैं।
इस प्रकार के घर जो होते हैं अस्थायी घरों में आते हैं। आगे देखिए, आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी घर को प्रभावित करने वाले कारक। किसी विशेष स्थान के आवास वहाँ की विभिन्न परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, स्थान की भौगोलिक स्थिति आवास को प्रभावित करती है। आवास स्थान समतल जगह पर है या पहाड़ी स्थल पर है, या शहर में है या गांव में, इससे आवास निर्माण प्रभावित होता है। विशेष स्थान की जलवायु, उस विशेष स्थान पर वर्षा अधिक होती है या कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है या कम पड़ती है, तथा किसी स्थान पर शीतकालीन अवधि कितनी होती है, इससे भी आवास का निर्माण प्रभावित होता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति का सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति भी उसके आवास को प्रभावित करती है। विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री, जिस विशेष स्थान पर जिस प्रकार की सामग्री होती है, निर्माण सामग्री होती है, वहाँ पर आवास उसी निर्माण सामग्री की जो है अधिकता से बनता है। आगे देखिए, परिवार के लिए आवास की आवश्यकता। आवास मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता है। प्रारंभ में लोग मकान केवल अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाते थे, परंतु आज इसका उद्देश्य न केवल सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा वृहद हो गया है, यानी कि बड़ा हो गया है। इन सभी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, निम्न प्रकार है। जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से आवास का जो है होना बहुत आवश्यक है। जैसे सदियों से मानव अपने व अपने परिवार को आंधी तूफान, ठंड, शीत, लू, ओले, वर्षा, चोर डकैत, बदमाश, भयावह जीव जंतु व अन्य प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा पाने के लिए मकान का निर्माण करता आया है। मकान में व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। स्थायित्व, आदि मानव घुमक्कड़ प्रकृति के थे। सभ्यता के विकास के साथ साथ उनका यह घुमक्कड़पन समाप्त होता चला गया तथा स्थायित्व की भावना ने जन्म ले लिया। इसी स्थायित्व की भावना ने उन्हें घर बनाकर रहने की प्रेरणा दी। आगे देखिए, अनुकूल वातावरण प्रदान करना। व्यक्ति तथा परिवार के बहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति में आवास का महत्वपूर्ण योगदान है। घर में ही प्रत्येक व्यक्ति परिवार से प्रेम, दया, त्याग, विश्वास, सहयोग, करुणा, सौहार्द, बलिदान, मित्रता आदि की भावना को सीखता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। अगला देखिए, क्रियाशीलता। आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। भोजन पकाने, नहाने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, पढ़ने लिखने आदि अनेक क्रियाओं घर में ही की जाती हैं। आगे, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए स्वयं के निजी आवास से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। अक्सर यह देखने में आता है कि जिनके पास जितना अधिक सुंदर, भव्य, सुविधापूर्ण एवं सुसज्जित स्वयं के निजी मकान होते हैं, उनको समाज में उतना ही अधिक मान सम्मान या प्रतिष्ठा मिलती है। आगे है अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति वह आवास के माध्यम से करता है। मनोरंजन। यद्यपि आज के आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु सही अर्थों में व्यक्ति को मनोरंजन घर में ही मिलता है। व्यक्ति को आवास में ही मनोरंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। घर में रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, कैरम, लूडो आदि खेलकर व्यक्ति मनोरंजन कर लेता है। विश्राम। आज की भागदौड़ व तनाव भरी जिंदगी में व्यक्ति को सुस्ताने एवं आराम की सख्त आवश्यकता होती है। इसके अभाव में भी जीवन नीरस, कुंठित एवं व्यर्थपूर्ण हो जाता है। इसीलिए भी आवास की आवश्यकता पड़ती है कि व्यक्ति अपने आवास पर जाकर ही अपने आप को जो है आराम महसूस करता है। सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास जैसे प्रेम, दया, त्याग, करुणा, सौहार्द, सहयोग, विनम्रता आदि का विकास घर में ही होता है। सांस्कृतिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की अपनी एक सांस्कृतिक मान्यता, परंपराएं, मूल्य एवं अभिवृत्तियां होती हैं। इनकी सुरक्षा एवं विकास आवास के माध्यम से ही होती है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं, धरोहरों को सहज संभाल कर रखता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण करता रहता है। जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल। चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा होता है, आवास जो होते हैं वह एक प्रकार से संबंधों को भी बनाए रखते हैं कि हमारे घर जो होते हैं वह मिलने का एकमात्र स्थान हो जाता है कि हमारे संबंधी एक इस आवास पर रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ अपने बचपन की यादें भी होती हैं, संजो के रखी होती हैं। कह जैसे कुछ लाइन हैं, पुराने घर में जब मैं लौटा तो सिमटे रिश्ते मिले, कुछ यादों के जाले, कुछ बचपन के सपने मिले। ठीक है, तो घरों में ही इस प्रकार की जो आपको फीलिंग्स होती हैं वह आती हैं और पुरानी चीज़ें यादगार हो जाती हैं। तो आवासों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल।
वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। स्थल एवं जंगल में रहने वाले जीव। स्थल एवं जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि। आगे देखते हैं पेड़ पर रहने वाले जीव जो होते हैं बंदर, पांडा, स्लाथ, लंगूर, पक्षी आदि। फिर हैं जमीन के अंदर रहने वाले जीव जैसे चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू आदि। उभयचर वह होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह लेते हैं। उसमें आते हैं सांप, मेंढक, मगरमच्छ आदि। और कुछ प्रमुख जीव है, उनके रहने के स्थान निम्न प्रकार हैं। देखिए, शेर मांद में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गधा अस्तबल में रहता है, कुत्ता कुक्करशाला में रहता है, गाय बैल साइवान में रहते हैं, बकरी बाड़े में रहती हैं, बिल्ली पिंजरे में, चूहा बिल में, सांप बिल में, भेड़ बाड़े में, पक्षी घोंसले में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, सुअर शूकरशाला में, ज़ेब्रा जंगल में रहता है, मुर्गी मुर्गा दड़बे में, खरगोश बिल में रहता है। आते हैं कुछ सूक्ष्म कीड़े मकोड़े जिनके जीव जंतु व उनके आश्रय स्थल। जैसे मकड़ी का आश्रय स्थल जाला होती है और ये समूह में होती हैं। चींटी बिल में होती है, यह भी समूह में होती हैं। मधुमक्खी छत्ते पे होती हैं, यह भी समूह में होती हैं। दीमक पेड़ पत्तों के तनों में होती हैं, यह भी समूह में होती हैं। ततैया छत्ते में होती है, यह भी समूह में होती हैं। बिच्छू जमीन के अंदर रहता है लेकिन ये समूह में नहीं होता। केंचुआ बिल में रहता है, समूह में नहीं होता। रजत मछली एक कीड़ा है। रजत मछली को छोड़कर अन्य सारी मछलियां जल में रहती हैं। ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, स्टारफिश, विद्युत किरण एवं डार्कफिश आदि समुद्री जल में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, रजत मछली एक कीड़ा होती है, इसलिए रजत मछली को छोड़कर अन्य सारी मछलियां जल में रहती हैं। ध्यान रखिएगा, सारी मछलियां जल में रहती हैं लेकिन रजत मछली आपकी जल में नहीं रहती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। आते हैं पक्षियों के घोंसले। ठीक है, यह भी आवास है। पक्षी अपने घोंसले खुद बनाते हैं। ऐसे में सभी पक्षियों के घोंसले भिन्न भिन्न होते हैं। पक्षियों द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वे अंडे दे सके तथा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वे घोंसला छोड़ देते हैं। पक्षियों के घोंसलों से संबंधित कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं। कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती हैं। कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बना लेती है। कोयल अपना अंडा कौए के घोंसले में रखती है, वह घोंसला नहीं बनाती। जो कलचिड़ी नाम का पक्षी होता है, कलचिड़ी, वह अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच में बनाती है। कटफोड़ा और बसंत गौड़ी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। जुलाही चिड़िया जो होती है, जिसे बीवर बर्ड भी कहते हैं, अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। नोट डाउन कीजिएगा, जुलाही चिड़िया होती है, जिसे बीवर बर्ड भी कहते हैं, अपना लालटेन के आकार का घोंसला बनाती है जो टहनियों से लटका हुआ होता है और जो घोंसला बनाने का कार्य होता है वह नर पक्षी के द्वारा होता है। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, जबकि फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है। ठीक है, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में पेड़ों पर बनाता है, चट्टानों के दरारों में तथा चील के छोड़े हुए घोंसलों में बनाता है। यानी कि चील के छोड़े हुए घोंसले में गिद्ध अपना घोंसला बना लेता है और चील वैसे भी अपना इस्तेमाल घोंसले का कई सालों तक करती है। ध्यान रखिएगा। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों एवं पेड़ों की नीची डालियों पर बनाती है। मादा शतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर उसमें अपना घोंसला बनाती है तथा अंडे देती है। आगे है अधिवास। एक अधिवास को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे साधारण शब्दों में एक अधिवास को लोगों के घरों में एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, परंतु सरकार का भू कर विभाग एक ग्राम की परिभाषा इन शब्दों में नहीं देता। भू कर विभाग के अनुसार एक क्षेत्रीय इकाई को एक ग्राम कहा जाता है तथा इस क्षेत्र में किसी बस्ती का होना या ना होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार क्षेत्रीय इकाई को एक भूकर ग्राम कहा जाता है। यद्यपि आकाश अधिवास स्थायी होते हैं, अधिकांश अधिवास जो होते हैं स्थायी होते हैं, परंतु इनमें से कुछ अधिवास जो है अस्थायी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्थान पर एक विशेष ऋतु में रोजगार के लिए आने वाले लोगों की बस्तियां सामान्यतः अस्थायी होती हैं। जनसंख्या की सघनता के आधार पर अधिवासों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास। देखते हैं नगरीय अधिवास। यह कस्बा, नगर, महानगर तथा नगर माल के रूप में बसे होते हैं। यहाँ के निवासी गैर कृषिगत कार्य जैसे
प्रशासन, परिवहन, उद्योग और व्यापार आदि में संलग्न रहते हैं, यानी कृषिगत कार्य नहीं करते हैं। नगरीय बस्तियाँ उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीकी, संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र होती हैं। यहाँ पर नगर में यह बस्तियाँ श्रम विभाजन, देशों की उग्र विशेषीकरण या उग्र सामाजिकरण विषमता होती है, सामाजिक विषमता होती है। ये भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरीय बस्ती के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक बताई हैं। जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कायिक जनसंख्या का 3/4 वर्ग अकृषिगत कार्यों में संलग्न हो, यानी कि कृषि वहाँ पर 3/4 वर्ग पर कम से कम ना होती हो। नगरीय बस्तियों के प्रकार। सामान्यतः नगरीय बस्तियों को उनके स्वरूप के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अनुवर्ग बस्ती, नगरीय पुरवा या पल्ली, नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सन्नगर या मेगालोपोलिस। चलिए देखते हैं सबसे पहले अनुमार्ग बस्ती। इस बस्ती में सड़क पर आने जाने वाले लोगों के लिए चाय कॉफ़ी की 1-2 दुकानें होती हैं, जहाँ तेल या जल मोटर गाड़ी लिए मिल जाती हैं। नगरीय पुरवा या पल्ली, इसमें 20 से 150 मनुष्यों तक की जनसंख्या होती है। यहाँ डाकखाना, बैंक, डिस्पेंसरी, स्कूल व दुकानें आदि होती हैं। नगरीय गांव, ऐसी बस्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका में होती हैं। इन्हें ग्रामीण नगर बस्तियां कहते हैं। इनमें 150 से 500 तक की आबादी होती है। कस्बा, इसकी आबादी 500 से 10,000 या इससे अधिक होती है। इसमें दुकानें, मकान, मंडियां, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। मकान, सड़कें और गलियां सटी हुई होती हैं। नगर, नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, अतः इसे मिलियन सिटी भी कहते हैं। यहाँ व्यापार, उद्योग एवं निवास के पृथक केंद्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलियन सिटी नगर को कहते हैं। महानगर, इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। यह थोक एवं व्यापार का केंद्र होता है। फिर है सन्नगर, यह नगरीय विकास से संबंधित वह क्षेत्र है जहाँ 2 अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा आदि के नगर। फिर है मेगालोपोलिस, यह बृहद नगर है जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, मुंबई, कोलकाता, शिकागो आदि। वर्तमान समय में विश्व में 28 मेगालोपोलिस क्षेत्र हैं। ठीक है, मेगालोपोलिस नगर हैं। अगला है, देखते हैं ग्रामीण अधिवास। जिन बस्तियों के निवासी कृषि, पशुपालन द्वारा अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं। वन काटने वाले, खान खोदने वाले, शिकार करने वाले, जंगलों या पर्वतों पर कंदमूल फल एकत्रित करने वाले आदिम लोगों का निवास भी ग्रामीण ही होता है। आगे देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मकानों की संख्या और मकानों के बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित होते हैं, जैसे अलग अलग बसे हुए एकाकी मकान, झोपड़ी, बास गृह, फार्म गृह। एक को एकाकी या प्रकीर्ण प्रकार की बस्ती कहते हैं। जिस बस्ती में मकान पास पास बने होते हैं वह सघन प्रकार की बस्ती होती है, चाहे वो 2-4 घरों का पुरवा या गांव या नगर हो। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रतिरूप हैं, देखिए जैसे हैं रेखीय प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, अरिय त्रिज्या प्रतिरूप, त्रिभुजाकार पट्टी, वृत्ताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सुस्ट्रिंग प्रतिरूप, सीढ़ी प्रतिरूप, चौकोर प्रतिरूप और अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप किसी सड़क, नदी या नहर के किनारे आमने सामने यानी दोनों ओर बसी हुई बस्तियां जिनके द्वार नहर या सड़क की ओर होते हैं, रेखीय प्रतिरूप में होती हैं। इसमें मकान सटे हुए अथवा दूर दूर हो सकते हैं। दून घाटी में ऐसी बस्तियां हैं, इन्हें रिबन प्रतिरूप या डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। रेखीय प्रतिरूप वाले जो जगह होती हैं उन्हें रिबन प्रतिरूप या डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। फिर है चौकपट्टी प्रतिरूप। मैदानी भागों में जब 2 मार्गों के मिलने वाले क्रॉस पर बसने वाले लगते हैं और गलियां सड़कों से मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती हैं जो परस्पर लंबी होती हैं, ऐसी गांव की बस्ती चौकपट्टी प्रतिरूप कहलाती हैं। उत्तरी चीन, उत्तरी भारत में ऐसी ही बस्तियां पाई जाती हैं। फिर है अरिय त्रिज्या प्रतिरूप। इस बस्ती में गांव में कई ओर को मार्ग जाते हैं अथवा कई ओर को गांव से मार्ग जाते हैं और गलियां गांव के भीतरी भाग में आकर मिलती हैं और चौराहों से त्रिज्याकार मार्ग पर घर बसे होते हैं। चीन, पाकिस्तान एवं भारत में ऐसी ही अनेक ग्रामीण बस्तियां हैं। आगे है त्रिभुजाकार पट्टी। ऐसी बस्ती उन स्थानों पर बसती है जहाँ कोई सड़क या नहर किसी दूसरी सड़क या नहर से जाकर मिले परंतु क्रॉस न करे। ये सड़कें या नहर त्रिभुज की 2 भुजाएं बनाती हैं और आधार की ओर खुली भूमि में बस्ती बनाती हैं। फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव वे गांव हैं जो
किसी वृत्ताकार झील के किनारे बस गए हैं, किसी वट वृक्ष, तालाब या केंद्रीय मकान के चारों ओर गांव बस जाते हैं, वह वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। तीर प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव किसी अंतर्रीप के सिरे के नदी के नुकीले मोड़ पर बसे होते हैं। इसके आगे के भाग में मकानों की संख्या कम होती है और पीछे में मकानों की संख्या अधिक होती है। दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी, ओडिशा में चिल्का झील क्षेत्र में साना नैन्सी गांव, मध्य प्रदेश में सोनार नदी के मोड़ पर असलाना गांव, केरल में भुत्तमुरा, बिहार में बाघ नदी के मोड़ पर चौथाना गांव ऐसे ही उदाहरण हैं। आगे देखिए तारा प्रतिरूप, यह त्रिज्या गांव की विस्तृत प्रतिरूप है। इसमें गांव की आबादी तारों की आकृति के समान बसी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में डहाना और मटौना गांव। फिर है अनियमित प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव मार्गों के निर्माण से पूर्व ही बसे हुए होते हैं। प्रत्येक घर उस स्थान पर बसा होता है जहां उसके स्वामी की सुविधा होती है। ऐसी वस्तुओं की कोई आकृति नहीं होती, इन्हें अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। फिर है सुस्ट्रिंग प्रतिरूप, ये बस्तियां किसी नदी के प्राकृतिक पुल के बांध पर या समुद्र तटीय कटक पर बसी हुई होती हैं। इसमें कटक शिखर पर बनी हुई सड़क पर मकान बने रहते हैं। फिर है सीढ़ी प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव जो होते हैं पर्वतीय ढालों पर सटे सटे और दूर दूर बसे होते हैं, जो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाई तालों पर बने होते हैं। कई स्तरों में बने रहने के कारण सीढ़ीनुमा मकानों की पंक्तियां होती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज में ऐसे ही गांव पाए जाते हैं। फिर है चौकोर प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव मरुस्थल या अर्धमरुस्थलों में बसे होते हैं, जो ऊंचे होते हैं और चार दीवारी में बने होते हैं। फिर लास्ट है आपका अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, नदियों के तटों पर बसे हुए अर्धवृत्ताकार गांव ऐसे ही प्रतिरूप में होते हैं। उत्तरी भारत में गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक आदि के तटों पर ऐसे ही गांव पाए जाते हैं जो अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप में होते हैं। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के घर। आवासों के विभिन्न प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मैदानी, पहाड़ी आदि की जलवायु के अनुसार घरों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के घरों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है। पहले जैसे मिट्टी का घर, फिर लकड़ी पत्थर के घर, बांस के या लकड़ी के घर, फिर बर्फ़ के घर जिसे इग्लू कहते हैं, हाउस बोट, टेंट, ईंट के मकान, ऊंची इमारतें, हवेली, किले और महल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मिट्टी के घर। मिट्टी के घर जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषकर गाँवों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या विशेषकर गाँव में देखने को मिलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। इनके कुछ विशेष लक्षण हैं जो निम्नलिखित हैं। गर्मी अंदर ना जा सके इसके लिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। इन घरों को जो होता है समय समय पर लीपा जाता है, जिससे इनकी मिट्टी टूटे नहीं तथा इन घरों में कीड़े ना आएं। इसके लिए इनको गोबर से भी लीपा जाता है। इन घरों की जो मिट्टी वाले घर होते हैं, इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा भी मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, जिससे नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग जिसमें अधिक किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। लकड़ी तथा पत्थर के घर, इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में देखने को मिलते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इस प्रकार के घरों की छतें ढलवा होती हैं ताकि बारिश का पानी, बर्फ़ आसानी से इसमें नीचे गिर जाए। जबकि कुछ स्थानों पर इन घरों की छतें समतल भी होती हैं। पत्थरों के घरों की पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। ऐसे घर एक मंजिल व 2 मंजिल के होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवरों व सामानों आदि को रखते हैं। ये लोग अपने घर की छतों का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए भी करते हैं। आगे है बांस या लकड़ी के घर। ये घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। भारत के असम क्षेत्र में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ये घर ज़मीन से 10-15 फुट ऊपर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान ना होने पाए। अगला है बर्फ़ के घर, जैसे इग्लू। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। इनका जो प्रवेश द्वार होता है, गेट जो होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं करती। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है।
फिर है हाउस बोट। यह घर लकड़ी से निर्मित होते हैं। यह हाउस बोट जो होते हैं वे लकड़ी से निर्मित घर होते हैं जो सदा पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये पर्यटकों के लिए खासकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। हाउस बोट के घर की लंबाई 80 फुट तक होती है। कश्मीरी हाउस बोट की एक विशेषता होती है कि जैसे कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिसको खत्म बंद भी कहा जाता है। अगला है टेंट। यह अस्थायी निवास का एक रूप है जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। जैसे शहरों में गरीब वर्ग प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं तो कहीं पर यह कपड़ों से बने होते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेवो कहते हैं। पर्वतारोहणियों के टेंट दो तरह के होते हैं। दो तह वाले होते हैं जो प्लास्टिक की शीट से बने होते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। आगे है हमारा ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। इस प्रकार के घर या आवास समतल मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं जो एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला तक होते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के बहुतायत घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें प्रायः बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं। हवेली, किले या महल। प्राचीन व मध्यकालीन ऐतिहासिक काल में राजा महाराजाओं व जमींदारों व विशेष धनी वर्गों के द्वारा ऐसे आवासों का निर्माण किया जाता था जिसे हवेली, किले या महल कहते थे। परंतु वर्तमान समय में कुछ विशेष संपन्न वर्गों द्वारा ही अब ऐसे आवास बनाए जाते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण होते थे जो कि थे, इनका आकार बहुत बड़ा होता था जो कई भागों में विभाजित होता था। इनमें पत्थर और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनकी छतों में दीवारों पर, खंभों पर तथा दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशियाँ की हुई होती थीं। आगे है हमारा ऋतु प्रवास। विभिन्न लोगों व समुदायों द्वारा मौसम के अनुकूलन स्थानांतरण अथवा मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ विशेष जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। मौसमी स्थानांतरण से लोग अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। रैन बसेरा ऐसे लोगों का आश्रय स्थल होता है जो बेघर होते हैं। रैन बसेरों का संचालन प्रायः स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है। रैन बसेरों में उन्हें निःशुल्क बिस्तर आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना प्रवास के बारे में, आवास के बारे में, आश्रय के बारे में, विभिन्न प्रकार के अधिवास, नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास, पक्षियों के घोंसले, जीव जंतुओं के आश्रय, हवेली, किले, बाँस के घर, इग्लू, मिट्टी घर, टेंट, लकड़ी के पत्थर, ऋतु प्रवास। आवास के महत्वपूर्ण घटक, मानव निर्मित आवास, परिवार के लिए आवश्यक आवास की आवश्यकताएं, तालाब, झील, जलीय आवास, स्थलीय आवास, आवास का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय वन स्थल और जीवन की प्राथमिक आवश्यकता, आश्रय। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल पर आपकी सीटेट की क्लासेस के लिए ईवीएस के साथ साथ संस्कृत का, सीडीपी का और हिंदी का पाठ्यक्रम भी चल रहा है जो कि आपको कंटिन्यू उपलब्ध कराया जा रहा है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर उसकी सभी वीडियो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाकर विजिट करके उसे देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।